अस्सलाम शाराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं कि आप वकला के अंदर आज इस्लामाबाद के अंदर दो कन्वेंशन हुए हैं। एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो इलेक्टेड बॉडी है उसके बैनर तले असॉल्ट ऑन जुडिशरी एंड मीडिया के नाम से एक सेमिनार हुआ और उसके अंदर एक रेजोल्यूशन पास की गई जिसके अंदर ज़ोर ये दिया गया है कि फ्री एंड फेयर मीडिया हो। जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का मुजवज़ा बिल है उसको मुस्तरद कर दिया गया है और जो मीडिया के ऊपर कदगन सेंसरशिप और दबाव हैं उसको हटाने की बात की गई है। और जुडिशरी के अंदर इंटरफेरेंस के हवाले से भी आज धुआंधार तकारीर हुई और वो भी इस करारदाद का हिस्सा है। और साथ ही साथ ये भी मुतालबा किया गया है कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने अपने जो शो कॉज नोटिस के जवाब के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के अहलकारों के हवाले से जो बात की है उसकी तहकीकात के लिए एक कमीशन जो है कमीशन ऑफ इंक्वायरी वो तश्कील दिया जाए। इन दोनों कन्वेंशंस के हवाले से जो हुकूमत है हुकूमत की तरफ से भी एक कन्वेंशन हुआ। उस कन्वेंशन के भी काफ़ी चीज़ें हैं उसमें भी तो ये सब कुछ क्या हो रहा है और इस हवाले से क्या हो सकता है बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नासिर इकबाल साहब और हसनात मलिक। नासिर साहब, कैसे देखते हैं आप ये इन दो कन्वेंशंस को और जो हुकूमत की सरपरस्ती में कन्वेंशन हुआ है उसमें और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो इलेक्टेड बॉडी है वकला की उसके जो फंक्शन है या कन्वेंशन है, इन दोनों में आपको फ़र्क क्या लगता है? देखिए क़य्यूम साहब, आपको तो ये मालूम है कि हुकूमत पूरा ज़ोर लगा रही है कि किसी तरीके से एक आवाज़ एक मतलब इस जुडिशरी के ख़िलाफ़ एक कैंपेन के सूरत में या रेजोल्यूशंस के सूरत में एक आवाज़ निकले। और वो आवाज़ ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो रिसेंट जजमेंट है रिव्यू पिटीशन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की, उसके बारे में लोग ये कहना शुरू कर दें कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो एक रिडंडेंट इदारा हो गया है। यानी कि अगर हम वहाँ जज का एहतसाब ही नहीं हो सकता। जज का एहतसाब नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये है कि जो रिव्यू पिटीशन की जो जजमेंट है उसमें एफबीआर को सुने बगैर जजमेंट कैसे आ गई है, ये एक मतलब उसको मौका नहीं दिया गया। हालांकि वो 10 मेंबर बेंच था और उसके सामने ये रिक्वेस्ट आई थी और उन्होंने उसे खुद मतलब डिक्लाइन किया था कि नहीं, हम वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हियरिंग, क्योंकि एफबीआर बाकायदा उनके सामने एक पार्टी नहीं है। तो मतलब और आपको ये भी मालूम है कि आज केपी जो बार और एफबीआर के खिलाफ कोई एडवर्स ऑर्डर भी नहीं है। हाँ, एडवर्स ऑर्डर भी नहीं है। ये तो उनको ये कहा गया था कि आप एक इंक्वायरी करें और उन्होंने इंक्वायरी की थी और उनकी जो फाइंडिंग्स हैं उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया। उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स दे दी हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। अब तो ये हुकूमत इतनी सादा है कि इसको ये सारी बातें उनके कानूनी दिमाग बैरिस्टर फ़रोग नसीम, शहजाद अकबर मिर्ज़ा और आपके अली ज़फ़र भी अब तो उस टीम के अंदर शामिल हो गए, उनको ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है उसके बावजूद भी क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन के लिए जो मुख्तलिफ बार एसोसिएशन हैं वहाँ पे प्रपोज किस्म की एक ऐसी करारदाद दी जा रही कि आपको इमदाद मशरूत कर दी गई उसके साथ, जिस पर आज KPK के अंदर सारे वकला ने हड़ताल की है। और देखें ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हुकूमत के जो अटेम्प्ट्स हैं कि आप मतलब ये मज़ाक, मेरे ख्याल में तो ये मज़ाक का खेज़ है कि आप एक रेजोल्यूशन, वही रेजोल्यूशन जो आज दूसरी कन्वेंशन में अडॉप्ट की गई है और उसकी जो चीदा नुकात वो यही हैं जो मैंने आपको बता दिया है कि जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को मतलब अटैक करना है। दूसरा वो जो जजमेंट है रिव्यू पिटीशन, अब वो देखिए कितनी दो कन्वेंशन मुख्तलिफ कन्वेंशन है नासिर साहब। एक कह रहे हैं कि जुडिशरी के अंदर से मुदाखलत ख़त्म हो और दूसरी तरफ जो है हुकूमत कह रही है वकला को कि वो ऐसी रेजोल्यूशन पास करें कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस को दोबारा खोला जाए। दोबारा खोला जाए। और देखें ये कितनी मज़े की बात है कि सुप्रीम जो जो असल कन्वेंशन हुआ है, जो असल कन्वेंशन हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने और पाकिस्तान बार काउंसिल ने और PFUJ में, वो ये उन्होंने एक और मज़े की बात ये भी की है कि ठीक है कि मीडिया पे ऑनस्लॉट और जो असॉल्ट हो रहा है वो ख़त्म होना चाहिए, जुडिशरी पे भी जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंश्योर होना चाहिए, लेकिन
जुडिशरी को भी राइज टू दी मतलब अपना तहफ़्फ़ुज़ ख़ुद करना चाहिए, उनको भी अपने पैर पे ख़ुद खड़ा होना चाहिए। और वो जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, और जो मीडिया की जो फ्रीडम है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो या तो ये चीज़ें निकाल दें कानून से, कॉन्स्टिट्यूशन आइन से, से। लेकिन जब कानून कॉन्स्टिट्यूशन इसको इंश्योर करता है तो फिर तो ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा ना। इंश्योर तो करना पड़ेगा। तो जुडिशरी को भी स्टैंड खुद भी लेना पड़ेगा। अदलिया को भी स्टैंड लेना पड़ेगा जनाब। मेरा ख्याल है कि और सनाद साहब, ये जो वकला में पैसे बांटने के हवाले से ये अब क्या होगा, क्योंकि हुकूमत ने तो तरदीद की है कि जनाब हमने ऐसे कोई बात नहीं की है। लेकिन अभी आपने जब उस इख्तिताम पे कन्वेंशन पे सुप्रीम कोर्ट बार के सदर लतीफ़ आफरीदी साहब, उन्होंने बड़ा कहा कि जी ये जो लॉ मिनिस्टर हैं इनकी रुकनीत भी ख़त्म की जाए, प्रैक्टिस इन लाइसेंस इनको कहीं, और जिस तरीके से ये पैसे बांट रहे हैं, देखें अगर एक पूरे सूबे में हड़ताल है वो ऐसे ही तो नहीं होगी। फिर उनके पास वो प्रपोज रेजोल्यूशन की कापी भी मौजूद है, और बड़ी मज़े की बात है वही प्रपोज रेजोल्यूशन जो है आज वो करारदाद की शक्ल में आ रही है, वो जो दूसरा कन्वेंशन हो रहा था उसी हुकूमती सरकारी कन्वेंशन। मतलब अब देखें उसका पता नहीं कि उसमें कौन कौन है, लोग कौन थे क्या थे, क्योंकि जो पाकिस्तान के पूरे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे वो तो यहाँ मौजूद थे, तकरीबन 300-400 लोग वकील थे जो जिनकी रिप्रेजेंटेशन थी। तो वो अब ये नहीं पता कि वो कौन थे जो गए। लेकिन कयूम साहब जो बात है ना कि जुडिशरी को अब इंडिपेंडेंस, तो जुडिशरी ने तो दिखाई है। देखें जैसे काजी फैसा के केस में आपने देखा कि 6 जजेस ने जो है वो रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट की, और उसमें आप मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा आप जो है वो दाद के मुस्तहक हैं जो जूनियर मोस्ट जज थे जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान उन। और देखें अदलिया में हर दौर में कोई गुमनाम हीरो रहे हैं, लेकिन हम उनको भूल जाते हैं। कई ऐसे थे जिन्होंने पीसीयू के तहत हलफ नहीं उठाया, वो चीफ जस्टिस की लाइन में थे, लेकिन हम उनको भूल जाते हैं कि उनके नाम कौन है कहाँ क्या। इसी तरह हर दौर में हर एक की कंट्रीब्यूशन रही है। अब ये 6 जजेस थे, अब देखें इनका इस यानी इन हालात में खड़े हो जाना और जिस तरीके से एक मतलब होना, लेकिन सबको पता था, इन जजेस को समझ आ गई थी कि ये अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही। अकाउंटेबिलिटी नहीं, यहाँ ये पूरा उनका एक वो 10 साल का मंसूबा है या जो भी कहें, उसमें वो हर्डल आ रही हैं जो जस्टिस काजी फैसा के लिए प्रॉब्लम, क्योंकि अगला इलेक्शन होना है, आपको पता है बड़े लाद आ रहे हैं कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू हो ये चीज़। इसके अलावा और भी कुछ लोगों की अपोजिशन के लोगों की जो मामलात हैं केसेस उनका मामला है, फिर और भी तो वो ये चीज़ है कि जी अगर जस्टिस काजी फैसा का टेनोर जो है वो साल एक रहता है, तो वो पूरा जो बनाया हुआ है सूरत हाल, तो वो सेम पेज वाला वो सेम पेज नहीं रहेगा। तो अब मेरा ख्याल है कि दूसरे जजेस पे भी इम्तिहान है। और जस्टिस शौकत सिद्दीकी केस में बड़ी वाज़ेह है कि इसमें शौकत सिद्दीकी साहब का केस ख़त्म, मतलब वो अब 30 जून को रिटायर हो जाएंगे। इसमें मेरी समझ में और जो वकला में बात आती है वो सारी उस बेंच की साख्त का सवाल है कि वो बेंच इस केस में अब क्या केस फैसला करेगा शौकत सिद्दीकी साहब वाले केस में, क्योंकि इफ्तिखार जस्टिस काजी फैसा केस के बाद ज़्यादातर वही जजेस जो इधर हैं। तो अब देखें मेरे ख्याल में ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगी कि वो बेंच क्या पोस्चर अडॉप्ट करेगा, किस ग्राउंड पे अगर पिटीशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा शौकत सिद्दीकी साहब की। और ये चीज़ें जो हैं ये हिस्ट्री में बनती रहेंगी और हर जज का प्रोफाइल बनता रहेगा कि उसने क्या क्या किया क्या किया। जस्टिस शौकत सिद्दीकी का केस, हाँ मैं ये कहना चाह रहा था कि हसनान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जुडिशरी ने अपना रोल प्ले किया, लेकिन जुडिशरी ने एक और भी रोल प्ले किया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी भी कॉइन किया है। उसके अलावा एक आमिर को 3 साल भी दे दिए और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की भी इजाज़त दे दी। उसके अलावा जितने भी मार्शल लॉज हैं वो भी वैलिडेट हो गए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जुडिशरी को ना एज ए होल खड़ा होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा, देखें हर इदारे में अच्छे लोग होते हैं, हर इदारे में बुरे लोग होते हैं, हर इंस्टीट्यूशन में पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं सब काबिले यानी तहसीन है, और मैं हर इदारे की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसमें जैसे हमारा इदारा है उसमें भी बहुत सारी काली भेड़ें हैं, लेकिन ओवरऑल ये भी तो शिकायतें आती हैं ना। अभी मिसेस रीना ईसा जो है उन्होंने लाहौर की जो बार है उसको ख़त लिखा और उस ख़त के अंदर उन्होंने कहा कि काजी फैसा के केस के हवाले से पैरामीटर्स और इमरान खान के केस के हवाले से जिसमें उनको सादिक और अमीन करार दिया गया है, 2 पैरामीटर्स कैसे हो सकते हैं। अगर ये इसमें होगा तो फिर इमरान खान साहब का केस जो है वो भी खोला जाए, पता किया जाए कि ये बंद बैंकों की रसीदें जो हैं
फिर और वो भी उन खुले। बैंकों की जो थे ये नहीं मतलब हो ख़त्म सकता ही हो कि- गए, हाँ। एग्जिस्ट ही नहीं करते। जहांगीर लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल परसों किसी जगह ये खुद भी पुलिस को कहा है कि आप जो है इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें, चाहे बड़ा हो चाहे। जब फिर प्राइम मिनिस्टर जब साहब ये कह रहे हैं तो फिर ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं दो बात करना चाहता हूँ जो ज़रा हट के हैं। अभी हसनान साहब ने जो जिक्र किया ना कि वो जो लॉ आ रहा है पाकिस्तान मीडिया इलेक्शन, रेगुलेटर। नहीं अच्छा। इलेक्शन कमीशन के हवाले से, आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर बड़ा इलेक्ट्रॉनिक। स्टैंड लिया है अच्छा, और इस क्या? पे रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि आपने ये सारा इलेक्शन का जो प्रोसेस है ये हमसे निकाल के नादरा को दे रहे हैं, ये क्या तरीका है? मतलब नादरा इज़ ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको रिकग्नाइज किया एज इंस्टीट्यूशन बॉडी, बिल्कुल कम्प्लीटली अलग बॉडी है। उसका काम है इलेक्शन कराना, नादरा का काम इलेक्शन कराना नहीं है। नादरा का काम सिर्फ शनाख्ती कार्ड या रजिस्ट्रेशन या डाटा मेंटेन करना है, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम और जो है ये सारा सिस्टम उनको दे देंगे तो फिर तो नादरा इलेक्शन कराएगी ना। तो नादरा कैसे इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट इलेक्शन कैसे करा सकती है? गवर्नमेंट नहीं करा सकती, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। इंडिपेंडेंट बॉडी करा अच्छा, सकती ये है। क्या- अच्छा नासिर साहब दूसरी- ये क्या है? हाँ, अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरी मैं ये बात करना चाहता हूँ, फिर मेरे जहन से निकल जाएगी। आपको पता है मैं आपकी तरह लाइक तो नहीं हूँ ना, चीज़ें निकल आती हैं जहन में फिर चली जाती हैं। तो मैं ये इसको कहना, बुढ़ापा कहते हैं। बुढ़ापा नहीं कहते ये इसको ठीक ये ऑक्युपाइड विद सो मेनी थिंग्स भी होता है। हाँ, अच्छा। अच्छा उसमें मैं ये कहना चाहता जो क्यूरेटिव है ना जो जुरिस्डिक्शन, क्यूरेटिव जुरिस्डिक्शन इंडिया ने इस्तेमाल की थी एक ऐसे बंदे के साथ जो ज़्यादती हो गई थी, हाँ। उसको रिलीफ देने के लिए क्यूरेटिव का कॉइन किया गया था। ये इनोवेशन आई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिलीफ दिया था, ठीक है। ज़्यादती हो गई थी उनसे। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि यहाँ लेकिन मेरा ख्याल है इसी तरह की जुरिस्डिक्शन तो यहाँ पे भी इस्तेमाल हुई है ना। वो जो जो साकिब निसार साहब ने। नहीं साकिब निसार साहब ने नहीं, अभी जो मंसूर मलिक साहब की जो जजमेंट आई है कि माजूर शख्स था, वही मैं वो कह रहा हूँ, हालांकि ज़्यादती उसकी हो जो गई है ना। वो मतलब उसकी एक हाँ individual- उसको एक सजाए मौत हो individual चुकी हुई उसका थी, fundamental- लेकिन वो उसमें देखिए फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है ना। तो इस जो यहाँ गवर्नमेंट इसको इन्वोक करना चाह रही है तो उसमें क्या फंडामेंटल राइट इन्वोक हुआ और किसका है, ब्रीच हुआ हुआ है, किसका हुआ है? ये मुझे ये समझ नहीं आ रही बात। मैं ये पूछना चाह रहा था वो नहीं आप बोले। उसमें ये जो बात हो रही है ना कि एक सेक्शन गवर्नमेंट का कह रहा है कि ये रिव्यू सिर्फ इस वजह से है कि जो डिटेल जजमेंट है उसमें कोई ऐसी फाइंडिंग ना आ जाए जिसमें स्ट्रक्चर पास हो, क्योंकि फ़रोग नसीम साहब इस वक्त यही उनका कन्विंस कर रहे हैं मुख्तलिफ फंक्शनरीज हाँ, को। ये बड़ा याद दिलवाया आपने। ये काजी फैसल साहब की रिव्यू पिटीशन की जो जजमेंट आ रही है, सुना उसमें बड़ा बहुत सख्त किस्म की चीज़ें आने वाली हैं, एक्सपेक्टेड हैं। देखिए मेरा ख्याल है कि कोई चांस, लेकिन जिस तरीके से फ़रोग नसीम साहब कर रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर तो पास करवाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से और इस वक्त पूरे अगर देखा जाए ना इदारों को भी गलत मशवरा दिया गया कि फैज़ाबाद धरने में उनका ये हो जाएगा, हालांकि कोई लाइबिलिटी डिटरमिनेंट थी, वो भी गलत एडवाइस दी गई। रेफरेंस फाइल करवाने की भी गलत एडवाइस दी गई। यहाँ भी यही मामला किया गया कि जी जो अब सेकंड रिव्यू की बात आ रही, मुझे बताएं अली ज़फ़र अटार्नी जनरल खुल के उन्होंने कहा है कि जी हम आगे नहीं जाना चाह रहे हैं, मामला ख़त्म हो। लेकिन वो लॉ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि नहीं हमें सेकंड रिव्यू फाइल करना है, तो वो डोमिनेट है। वो आखिर में उन्होंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर को ये नासिर साहब भी इस चीज़ को सेकंड करेंगे। उन्होंने कहा मैं नहीं, फिर आप भी जाएंगे। तो बात यह है कि वो फिर फ़रोग नसीम साहब की एडवाइस लें, फिर उस हिसाब से फिर देखें क्या हो। लेकिन एक चीज़ हम ये भी माननी पड़ेगी, सारी जजमेंट हम कहते रहे कि जी आर्गूमेंट फ़रोग नसीम साहब कैसे दे रहे हैं कैसे दे रहे हैं, आखिर में मैं समझता हूँ कि जो फैसला आया वो बिल्कुल जो फ़रोग नसीम साहब के आर्गूमेंट थे, प्रॉक्सिमिटी प्रिंसिपल पे थे और भी थे, वो सारे एंडोर्स किए गए। आप कहें इनडायरेक्टली जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून के फैसले में, तो फ़रोग नसीम साहब की बात को हम प्रीएम्प्टिव नहीं अज्यूम भी नहीं कर सकते। मे भी उनको के पास कोई इन्फॉर्मेशन भी हो, उनका आइडिया भी हो, क्योंकि उन्होंने ये भी बात की जा रही है कि जस्टिस मकबूल बाकिर साहब की जो डिसेंटिंग नोट था उसमें कोई पैराग्राफ एक दो बड़े सख्त थे, तो वो पैराग्राफ उन्होंने कहा कि अगर यही डिटेल जजमेंट में आएंगे तो गवर्नमेंट के लिए मुझे परेशानी होगी। तो ये बात इस वजह से की जा रही है कि जी गवर्नमेंट को ये सेकंड रिव्यू उस अगर कोई चीज़ डिटेल जजमेंट में नहीं आती तो हम परस्यू नहीं करेंगे। लेकिन अब जो हो रहा है कि बार के साथ भी सपोर्ट हासिल की जा रही है। पंजाब में बहुत सी बार, मंडी बहुद्दीन बार, लाहौर बार, फैसलाबाद बार ये सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन तीन जो सूबे हैं छोटे, वहाँ से जो बार हैं वो बड़ा स्ट्रांग रिएक्शन दे रही हैं। तो अब ये असल में बात ये है कि कुछ इस तौर पे केपी बार भी मतलब इन अपोजिशन है। और तीसरी चलें, बात हाँ जी। कयूम साहब मेन इस चीज़ में है कि क्या जुडिशरी
फिर जो है वो एक सूरत दोबारा मामलात खोलेगी। मेरा ये आपसे भी सवाल है कि क्या जो कुछ ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी जुडिशरी में नहीं हुआ, तो क्या अब दोबारा क्या इस तरह चीज़ जो है वो जुडिशरी क्या दोबारा फिर ये चीज़ खोलेगी? जस्टिस काजी फैसा का केस और एफबीआर की रिपोर्ट की बुनियाद पे ये क्या जुडिशरी में ऐसी चीज़ है कि ये होगा? मेरा नहीं ख्याल है कि मुझे तो लीगली और टेक्निकली जो है जिन बातों पे देख, आप क्या ये रेजोल्यूशन पढ़ना चाहते हैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं पढ़ देता हूँ। या मैं पढ़ देता हूँ? हाँ आप पढ़ दें, आप पढ़ दें। ये यहाँ से पढ़ दें ये वही डिमांड से पढ़ दें ना, जो उसका ऑपरेटिव पार्ट है। ठीक है, मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ देता हूँ। वही डिमांड एंड क्योंकि रिजॉल्व ये मेरे एज ख्याल में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपकी रीडर्स को और व्यूअर्स को ये पता चाहिए होना चाहिए कि कि क्या है। resolution- हाँ क्या तो है। ये है वी डिमांड पहले तो ये बात है ना कि ये जो थी क्या, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से resolution कन्वेंशन था। ये हाँ, हाँ। और इसमें बहुत जैम पैक था। जो ऑडिटोरियम है, आसमा जहांगीर ऑडिटोरियम जो है, जगह नहीं थी बैठने की। हमें भी बड़ी मुश्किलों से ऊपर जगह मिली है और बहुत ही नहीं, आपके लिए जगह ही वो ऊपर रखी गई। नहीं, जगह ऊपर रखी गई थी, लेकिन वैसे भी वहाँ भी जगह नहीं थी। और बड़े बड़े जो चीज़ें, इतने सारे कैमरेस लगे हुए थे, लाइव दिखाया गया होगा ना यार सारा। इसके बारे में मुझे कोई गारंटी नहीं है कि लाइव दिखाया गया होगा, क्योंकि इस तरह के कन्वेंशंस में जो है ना वो गवर्नमेंट के खिलाफ, आपको पता है ये गवर्नमेंट जो है ना फ्रीडम ऑफ प्रेस पर अच्छा, बहुत ज़्यादा। अब ये भी कितना वो है कि जो कन्वेंशन था वो ये था असॉल्ट ऑन मीडिया जुडिशरी, असॉल्ट ऑन जुडिशरी एंड मीडिया। मीडिया। और मीडिया के वहाँ कैमरे सारे मौजूद थे। लेकिन इसकी कोई गारंटी, बल्कि सेनेटर आज़म नज़ीर तारनर से ये भी कहा कि जो सोशल मीडिया यहाँ से वो भेज रहा है, वहाँ भी जैमर्स आ गए हैं, वो भी अब नहीं अपलोड हो पा रहे। तो एनी हाउ मैं पढ़ देता हूँ। अच्छा, तो इस कन्वेंशन के अंदर कोई हुकूमती शख्सियत शरीक मुझे नहीं हुई नज़र है? नहीं आई, ना उन्होंने कोई तकरीर की है। हालांकि बुलाया तो था ना। लेकिन चीदा लोग वहाँ मौजूद थे, जो मतलब जो मशहूर लॉयर्स हैं सब मौजूद थे। हाँ। और सारे रिप्रेजेंटेटिव थे। अच्छा, उन्हें ये रेजोल्यूशन है, वी डिमांड एंड रिजॉल्व एज अंडर द सिविल मिलिट्री, द एग्जीक्यूटिव जुडिशरी एंड मीडिया मिलिट्री रिलेशंस बी रीसेट इन अकॉर्डेंस एक मिनट, सॉरी यार, in accordance with the imperatives of the Constitution, and all interference by the military and its agencies in the civil affairs must come to an end. All institutions of the state must strictly adhere to their constitutional mandate and stop interfering into the business of other state institutions, and the armed forces must obey the elected government within the prescribed legal framework. Interference in judicial functions, manipulation of juridical process, vilification of valiant judges by the government and the powers that be must be stopped forthwith, and those involved in such detestable activities must be brought to book. The judiciary must rise to the occasion, guard its independence by shunning external pressures, rationalize its suo-motu powers without overlapping the functions of the civil executive, play a proactive role in safeguarding the fundamental rights of the people, missing persons and dissenting voices in particular. ठीक है। अच्छा, नंबर 3 है, ऑल विजिबल एंड इनविजिबल इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी एजेंसीज इन द फ्री फंक्शनिंग ऑफ मीडिया must be stopped. Freedom of expression and the right to know must be respected and strengthened. Access to information and free flow of information must be guaranteed. 4. Bring an end to reverse application of hybrids, warfare against the media and civil society, dissenting and critical voices in particular, withdrawal of all kind of curbs on freedom of opinion and expression without interference, and to seek, receive and impart information and ideas through any media regardless of frontiers. Article 19. Stop censorship and avoid self-censorship. Stop subjugating media industry. Restore most distinguished journalists sidelined under coercion. Stop interfering in editorial policy, talk shows and reporting. Refrain from taking off air TV, radio broadcast for not obeying illegitimate directives. Stop halting newspapers circulations. Restore 8,000 retrenched media workers with full back benefits. Pay journalists salaries on time and clear their arrears impromptly. Withdraw black media laws, including the proposed ordinance of Media Development Authority, PEMRA Prevention of Electronic Crimes Act 2016, and Citizens Protection Against Online Harm Rules 2020 to suppress social media and online journalism. In particular, immediately implement Wage Board Award 2019.
Stop dividing various stakeholders of media and undermining collective bargaining rights of media professionals. Endorse PFUJ's 18-point charter of demands. Excuse me. Ensure the prompt release of all missing persons and bring them into the purview of law. Pay reparations to the aggrieved families and bring the abductors to justice. We demand, ये आखिरी है, we demand that in view of statement made by Justice Shaukat Aziz Siddiqui before the Supreme Court of Pakistan regarding the role of chief of an intelligence agency influencing him in judicial matter, an independent and high-level commission be constituted to inquire into this matter. तो ये जनाब जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो कि वकला की नुमाइंदा तंजीम है उसके तहत होने वाले कन्वेंशन में ये 6 नुकाती वो उसके भी पॉइंट्स जो है वो पढ़े गए हैं। और जो हुकूमती रेजोल्यूशन है उसके अंदर क्या है, नासिर साहब ज़रा हसनात साहब को वो नासिर साहब के पास है। क्या है नासिर साहब दो मैं वही पढ़ ला, वो जरा कयूम साहब को दें। मैं 1 मिनट देता हूँ आपको। उसके क्या है, क्योंकि बिल्कुल उसका मेन फोकस जो है वो तो वही जो है। भी है, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट 180 डिग्री जो है वो डिफरेंट जो भी है। हाँ बात तो वो भी एहतसाब की कयूम साहब कर रहे हैं जी। जो मुकामी होटल है जहाँ पर हुकूमत के जो तहत हुकूमती या सरकारी वकला कन्वेंशन को कहेंगे या प्रो गवर्नमेंट, जी हसनात साहब करेंगे, प्रो गवर्नमेंट वकला कन्वेंशन जो है वो किसी इलेक्टेड बॉडी के ज़रिए तमाम नहीं हुआ, लेकिन इलेक्टेड हुकूमत के वसाइल से हुआ। उसमें ये जो है वो कहा गया कि मुकामी होटल में पंजाब वकला नुमाइंदा कन्वेंशन एहतसाब बिला तफरीक सबको होना चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की अफादियत को ख़त्म नहीं किया जा सकता। 26 अप्रैल के फैसला को कलअदम करार दिलाने के लिए आइनी दरख्वास्तें दायर की जाएँ। पाकिस्तान बार कौंसिल को आए रोज़ इलामिया जारी करने का इख्तियार हासिल नहीं। जजेस के एहतसाब का फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। जस्टिस काजी फ़ईसा नज़रसानी केस में FBI को सुने बगैर फैसला समझ से बालातर है। आला अदलिया के जजेस एहतसाब से बालातर नहीं हैं, मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं, जर्द सहाफ़त की सताइश नहीं की जा सकती। हम वकला मुतालबा करते हैं कि जस्टिस काजी फ़ईसा केस में FBI को सुने बगैर फैसला समझ से बालातर है। बार का प्लेटफॉर्म सिर्फ वकला की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि ये सियासी रेजोल्यूशनें पास करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं ना, वो कहते हैं कि ये वो अपने मैंडेट से आगे जा रहे हैं। नीचे करो और हाँ, और जो करारदाद मंजूर की गई है वो उसके पहले मैंने आपको बता दें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आइन के आर्टिकल 209 और 211 के तहत आला अदलिया के जजेस के एहतसाब करने का आइनी इदारा है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने अमली तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त्म कर दिया है। वकला बरादरी इस फैसले को मुस्तरद करती है। नज़रसानी दरख्वास्त पर आने पर इस फैसले को कलअदम करार दिलवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में आइनी दरख्वास्तें दायर की जाएँ। मुल्की इदारों, पाक फ़ौज और हुकूमत को आइनी और कानूनी इख्तियारात से महरूम करवाने साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल प्रेस रिलीज़ जारी करती है। इन्हें इसका ना इख्तियार हासिल है, ना इसका कानूनी जवाज़ है। कुछ नाम नहाद ओहदेदार सियासी जमातों के आलाकार बने हुए हैं। काजी फ़ईसा केस में FBI की रिपोर्ट को देखती है और FBI को सुने बगैर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला समझ से बालातर है। यह अदलिया की तारीख़ में बदनुमा धब्बा है। जस्टिस काजी फ़ईसा की नज़रसानी केस का फ़ैसला हुकूमती सरपरस्ती में होने वाले वकला कन्वेंशन में करारदाद कहती है कि ये एक बदनुमा धब्बा है अदालती तारीख के बारे में कोई बात की तो नहीं। ये अदलिया की तारीख में बदनुमा धब्बा है। जजेस, सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स कानून से बालातर नहीं, जवाबदेह हैं। जर्द सहाफ़त और बैरूनी क़ुव्वतों के इशारे पर मुल्की सलामती के ख़िलाफ़ काम करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। तो ये बिल्कुल 2 हिस्सों में बटी हुई हमें करारदादें हैं। देख लीजिए कि हुकूमत क्या चाह रही है इस करारदाद के ज़रिए। जो आप देखें और मतलब वो एक मकसद वही है कि जिस 26 अप्रैल का जो फैसला है वो गलत है। 26 अप्रैल का फैसला काजी फ़ईसा नज़रसानी केस में हुकूमत कह रही है, हुकूमती वकला के कह रहे हैं कि ये बदनुमा दाग है। आज़म तारड़ साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि अब जस्टिस काजी फ़ईसा का साथ देने वाले जजेस के हवाले से भी चीज़ें हो रही हैं, मामलात हो रहे हैं, और इसको भी हम वकला हम तैयार हैं कि किस तरीके से चीज़ें इकट्ठी की। हमें सारा कुछ पता है कि क्या होने जा रहा है दूसरे जजेस के हवाले से जिन्होंने जस्टिस काजी फ़ईसा का साथ दिया।
अच्छा, एक डेवलपमेंट भी हो गई है। अच्छा, क्या होगी? पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी एक प्रेस रिलीज इशू की है और उसमें मैं पढ़ दूं, छोटी सी है। उन्होंने ये खुशदिल खान साहब हैं जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल ने, हैज़ स्ट्रांगली condemned the conduct of Mr. Farouk Naseem, Federal Law Minister, regarding alleged move to link the provision of grant in aid to the Bar Association, asking and pressurizing them to pass the resolution against the honorable judges of the Supreme Court, especially Honorable Justice Qazi Faiz Issa, judge of the Supreme Court. He also expressed his serious concern on the role of law minister being the key person and in charge of the law ministry in view of, मतलब कहने का मतलब जो हमने बातें की हैं, ये बिल्कुल वही है। वही पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन जो है उन्होंने कहा कि बैरिस्टर फरूक नसीम और उन्हें इमदाद डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स करने के लिए भी कहा है। नहीं, प्राइम मिनिस्टर जो कयूम साहब ठीक है, अटॉर्नी जनरल भी, अली जफ़र, इन सब से ज़रा इनसे भी तो मशवरा लें कि क्या जो फ़रोग़ नसीम साहब कर रहे हैं वो ठीक है, या जो अपने फंक्शनरी लोग हैं क्या वो भी इस मामले में साथ दे रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं कि इसी तरह वकला के साथ सपोर्ट की जाए, फिर वो एक सेक्शन की जजेस के साथ लड़ाई की जाए, ये चीज़ें। और जो प्राइम मिनिस्टर को भी थोड़ा जो मशावरत का जो है ना वो थोड़ा वसी करना चाहिए था इख्तियार। लेकिन मेरा ख्याल है कि प्रिवेल आखिर में वो बात सारे ही करते हैं, लेकिन प्रिवेल लॉ मिनिस्ट्री की होती है। लॉ मिनिस्ट्री ताकतवर है ना, बैरिस्टर फरूक नसीम किस किस के वकील रहे हैं। बहरहाल जी, वकालत करना उनका हक है, किसी को रिप्रेजेंट करना या ना करना ये उनकी पेशा वराना चॉइसेस हैं। बकौल हसनात मलिक साहब के अगले 10 दिन जो हैं वो बहुत अहम है, क्योंकि इस हवाले से हुकूमत जो है वो फुल मुकम्मल तैयारी के अंदर है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से जो अदलिया का नज़रसानी दरख्वास्तों में फ़ैसला है उसको जो है वो ये कहा जा रहा है कि वो अदलिया के ऊपर एक बदनुमा दाग है और उसके अंदर हकूक़ गसब किए गए हैं। जजेस का एहतसाब के हवाले से उनका कहना है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रिटर्डेंट कर दिया गया। अहम डेवलपमेंट्स होंगी। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।